नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रसारित किया गया टर्म 2 के लिए, सेकेंड टर्म के लिए मॉडल सेट नंबर 1। किसका मॉडल सेट? केमिस्ट्री का मॉडल सेट, क्लास 12 के लिए, वो भी टर्म 2 के लिए। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है? रीड एंड सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। फुल मार्क्स कितना रहेगा? 35 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, वो भी कितने समय के लिए? आपका समय रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन का पैटर्न क्या क्या है तो देख लीजिए। क्वेश्चन जिनका पैटर्न नहीं पता है, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन जो रहेगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, वो एक एक नंबर का रहेगा। तो टोटल कितना नंबर रहेगा? 5 नंबर रहेगा। 1 से लेकर 7 क्वेश्चन जो रहेगा, उसमें से 7 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है, उसमें एक एक नंबर का रहेगा, 5 नंबर रहेगा। 8 से लेकर 14 तक का क्वेश्चन जो रहेगा, जिसमें से 7 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है? मात्र 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें से मार्क्स रहेगा आपका 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, देयरफॉर 5 क्वेश्चन तो इज इक्वल टू 15 मार्क्स का रहेगा 5 क्वेश्चन। ठीक है, फिर 15 से लेकर 19 तक का क्वेश्चन जो रहेगा आपका 5 क्वेश्चन, 5 में से आपको सॉल्व करना है ओनली एंड ओनली 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 5 मार्क्स, वो भी टोटल कितना हो जाएगा? 15। तो कुल मिला के आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो टर्म 1 सब्जेक्टिव भी आपका क्या होगा? 35 मार्क्स का रहेगा। आपका ऑब्जेक्टिव भी जो टर्म 1 के रूप में लेगा, वो भी कितना मार्क्स का रहेगा? 35 मार्क्स का। टोटल जो थ्योरी पेपर रहेगा वो आपका कितना रहेगा? 70 मार्क्स का केमिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा। और आपका जो 30 मार्क्स रहेगा, वो आपको प्रैक्टिकल के द्वारा मिलेगा, आपके कॉलेज के माध्यम से। ठीक है, तो इसलिए देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और मॉडल सेट का सॉल्यूशन नंबर 1 को देखते हैं, जिसमें से आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखना है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स की प्राप्ति हो। एकदम फुल नंबर हम लोग को चाहिए। तो कितना लिखेंगे आंसर? 3 नंबर में कितना लिखेंगे? 5 नंबर में कितना लिखेंगे? 1 नंबर में कितना लिखेंगे? तो वो सारी चीजों को हम लोग आज लिख के देख करने वाले हैं, वो भी एकदम सटीक आंसर, वो भी एकदम आसान लैंग्वेज में। इसलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे आज तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, उनको क्या करना है कि इतना भी क्वेश्चन, कम से कम 5 सेट में जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, उतना को भी कम से कम याद कर लेना है सटीक आंसर्स के साथ। और आपको डेली इस प्रकार का जितना भी 5 मॉडल सेट का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए आपको अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना अपने सारे मित्रों को, ताकि इसका सारे को सभी लोगों को इसका फायदा हो सके। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, वन वर्ड में इसके क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। क्या कर रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। यूनिट क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रेट के लिए? तो यूनिट क्या हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? तो आपको पता है क्या होता है? 1/सेकेंड। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं? पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। तो यूनिट आप क्या लिखिएगा? किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप क्या लिख दीजिएगा? पर सेकेंड लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? देखिए, एकदम ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है कि स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन। इमल्सन का एक एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो इमल्सन का एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? मिल्क आपका एग्जाम्पल किसका हो जाता है? इमल्सन का हो जाता है। आप बटर भी लिख सकते हैं, किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का एग्जाम्पल है। आप हेयर क्रीम जो लगाते ना, हेयर वाला, उसका वो भी किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का। तो सिंपल सा आप याद रखिए, किसका? मिल्क रख लीजिए, बटर रख लीजिए, ये किसका एग्जाम्पल होता है? इमल्सन का एग्जाम्पल होता है। इमल्सन का मतलब क्या होता है कि जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम, बोथ मीडियम जो होगा, बोथ फेज जो होगा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होगा? लिक्विड फेज में होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा होगा? एक एग्जाम्पल आपको देना है बाइडेंटेट लिगेंड का। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है कि वैसा लिगेंड जिसके पास डोनर साइट कितना होना चाहिए? 2। तो देखिए यहां पे डोनर एटम कितने हैं? 1 नाइट्रोजन 2।
तो जिसमें दो डोनर एटम्स होंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स के नाम से जानते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इथिलीन डाइएमीन के नाम से जानते हैं। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। CH2 के नीचे NH2, आगे CH2 के नीचे NH2, क्या हो गया आपका बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से आपका दे दिया है फॉर्मूला स्ट्रक्चर के रूप में, इसको हमने सीधा करके लिख दिया। तो देखो CH3, यहां CH है, इधर क्या था NH2 था, NH2 लगा दिए, ऊपर में क्या था CH3। इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा नंबरिंग करते हुए। तो देखिए यहां पे क्या है कि इसको सीधा सा एकदम आपको क्या कर लेना है कि आपको इस प्रकार से आप सबसे पहले इसका लंबा चेन सेलेक्ट कर लीजिए। लंबा चेन सेलेक्ट कीजिएगा, कहां से कहां हो जाएगा आपका, तो लंबा चेन देखिए ऐसे करके आ जाएगा, लंबा चेन ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग कर सकते हैं। 1 नंबर ये हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 नंबर ये कितना हो गया, 3 नंबर। तो देखिए 2 नंबर पे आपका कुछ लटका है जिसका नाम क्या है, एमीन लटका है। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं। तो कितना नंबर पे एमीन हो गया, 2 नंबर पे एमीन हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रोपेन टू एमीन लिख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है, एकदम कह सकते हैं ना 0 डिग्री का क्वेश्चन, एकदम चुटकी में बनाने वाले क्वेश्चंस आपको दे दिया गया है। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में एकदम फुल में फुल नंबर लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि देखिए आपका कहा जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है, तो जो शुगर होता है उस शुगर का नाम है पेंटोज शुगर के रूप में होता है, जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। सिर्फ राइबोज कोई नहीं लिखना, राइबोज लिखिएगा तो ये क्या होता है, आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको क्या लिखना है, डीऑक्सीराइबोज लिखना है। अगर आप बीटा D2 लिखें तो ठीक है, नहीं भी लिखे मिस्टेक भी हो गया तो चलेगा, लेकिन यहां डीऑक्सीराइबोज जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगर सिर्फ राइबोज लिख दीजिएगा तो आपका क्या होगा, क्योंकि ये डीएनए के अलावा आरएनए में भी राइबोज प्रेजेंट होता है। यहां डीऑक्सीराइबोज है, वहां सिर्फ राइबोज होता है, इसलिए राइबोज ना लिख के क्या लिखिएगा, डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में क्या दिया गया है कि राइट द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 का मोनोमर्स क्या क्या होता है। तो इसमें 2 मोनोमर्स होते हैं, एक मोनोमर्स का नाम होता है एडिपिक एसिड, दूसरा मोनोमर्स का नाम होता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। एक मोनोमर्स का नाम क्या है, नाइलॉन 6 में एडिपिक एसिड मतलब 6 कार्बन वाला, फिर हेक्सामिथिलीन डाइएमीन। ठीक है, देखिए यहां पे हमने फॉर्मूला भी लिख दिया इसका। ये आपका क्या हो गया, एडिपिक एसिड हो गया। देखो 4 कार्बन यहां है, एक इधर 5, एक इधर 6। ठीक है, इधर भी हेक्सामिथिलीन डाइएमीन है 6 कार्बन वाले का। तो ये क्या हो गया आपका एग्जांपल्स हो गया किसका, नाइलॉन 6 का मोनोमर्स। 2 मोनोमर्स होते हैं, दोनों को याद रखना ही पड़ेगा माता रानी की कृपा से 100%। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्या कर रहा है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं। 7वां नंबर का आंसर देखिए नीचे हमने लिख रखा है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। दैट मीन्स क्या होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन 2 से 3% होता है, क्या 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन किसमें, एल्कोहल इन वाटर। देखो 2 से 3% सॉल्यूशन ले लेते हैं किसका, आयोडीन का, किसमें, एल्कोहल एंड वाटर में। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन के नाम से हम लोग जानते हैं। जब भी हम लोग कहीं पे कट छट जाते हैं तो सबसे पहले जो घोल लगाया जाता है डॉक्टर साहब के द्वारा, वो किसका घोल लगाया जाता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन का घोल लगाया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है। तो ये 7 क्वेश्चन क्लियर होता है। इसको अगर पूछा जाए तो आपको एग्जाम में मात्र 5 क्वेश्चन का जवाब देना है जो आपको आए अच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेक्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। सेक्शन नंबर बी में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया है केमिकल कैनेटिक्स से। टर्म 2 के एग्जाम में जो 2 न्यूमेरिकल टाइप में पूछेगा वो ओनली न्यूमेरिकल किसका होगा, केमिकल कैनेटिक्स से ही न्यूमेरिकल रहेगा, इसके अलावा किसी से न्यूमेरिकल नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, बिंदास हो जाना है। और हम और भी न्यूमेरिकल आपको कराएंगे, डेली प्रैक्टिस करवाते हैं और करवाएंगे कितना बजे, रात के 8 बजे आपका डेली लाइव सेशन चलता है, रात के 8 बजे। वो भी सारी चीजों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, आपका कन्वर्सन बताया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बताया जाएगा, उसके अलावा क्या बताया जाएगा, न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे, थ्योरी, मतलब जितनी भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कंटिन्यू आपको बताया जाएगा। तब तक बताया जाएगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है।
ठीक है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सारे मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, मतलब सेक्शन बी का पहला, दैट मींस 8वां क्वेश्चन हो रहा है कि यार रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। एक रिएक्शन दिया है जो किस ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। ये किसके रिस्पेक्ट में है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड, क्या कर रहा है कि उसका रेट कैसे प्रभावित होगा, उसके रेट में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जब उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को पहले क्या कर रहा है, डबल कर दे रहा है। जो भी कंसंट्रेशन ले रहे, मान लिया जाए कि हम लोग के पास ऐसा कुछ रिएक्शन है, ये है, इधर आ जा रहा, आपका प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो कंसंट्रेशन किसका, आपका ये का कंसंट्रेशन, तो आपके ये के कंसंट्रेशन में क्या प्रभाव पड़ेगा जब डबल कर देंगे तब, और उसके मतलब कंसंट्रेशन जो क्या है कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसके रेट को क्या कर देना है, डबल कर दें एक बार, और एक बार क्या कर दें, आधा कर दें। तो देखिए यहां पे हमने बना रखा है, पहले से ही बता दिए। तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं कि लेटेस्ट कंसीडर, हम लोग सबसे पहले कर लेंगे, लेट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्शन का जो है कंसंट्रेशन, किसके लिए, रिएक्टेंट का, तो इधर का कंसंट्रेशन देखो क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ये लिखेंगे, इसको कंसंट्रेशन को हमने क्या मान रखा है, छोटा ये मान रखा है। रिएक्टेंट ये का कंसंट्रेशन हमने क्या मान रखा है, ये मान रखा है। तो इसका रेट अगर लिखना चाहेंगे तो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन उसी का। तो देखिए यहां पे रेट है, रेट R इज इक्वल टू K, उसका क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट आ गया। जो कंसंट्रेशन था कौन, ये था, ये का क्या लिखते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो किस ऑर्डर का था, सेकेंड ऑर्डर का, तो इसका पावर हमने क्या दे दिया, 2 दे दिया, क्योंकि ये रिएक्शन किस ऑर्डर का दिया है, सेकेंड ऑर्डर का, तो पावर क्या हो गया, 2 हो गया। दैट मीन्स हमने ये का वैल्यू को मान रखा है, इसके वैल्यू को हमने अभी चेक किया था कितना होता है, इसके वैल्यू को अभी हमने लिखा था क्या, ये लिखा था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ये, और इसका क्या है पावर 2, तो ये का क्या हो गया, स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, R बराबर के ये स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, अब इसको हमने एक रेट को हमने लिख रखा, मतलब चेक कर लिया। अब इसको क्या करते कि सबसे पहले इसके रिएक्टेंट को क्या करते, डबल कर देते। तो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो लिए हैं वो क्या है कि कंसंट्रेशन ये है, इसको अभी डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि 2 ये हो जाएगा। देखो इफ द, सबसे पहले ये नंबर में ले लिए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, दैट इज ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2A के बराबर हो जाएगा। तो हम रेट क्या हो जाएगा, देन द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो हम लोग R डैश मान लेते हैं, क्योंकि R का वैल्यू यहां निकाले तो R डैश मान लेते हैं। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ये का कंसंट्रेशन कितना दे दिए हम लोग, अभी माने कितना, 2A, तो 2A का कितना पावर 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो 2A का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4K है, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 4K ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, R डैश का वैल्यू कितना आ गया, 4K ये स्क्वायर। आपको अब भी हमने चेक करवाया था कि कितना होता है R का वैल्यू, कितना होता है, देखो यहां पे हमने बता रखा है, ये का वैल्यू R का वैल्यू कितना होता है कि K ये स्क्वायर, तो K ये स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, मतलब R डैश बराबर कितना हो गया, 4R हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन वुड बी इंक्रीज, मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कितना से 4 गुना इंक्रीज कर गया, कितना 4R हो गया। R डैश जब निकालें तो कितना हो गया, 4R, मतलब कितना इंक्रीज कर गया, 4 गुना इंक्रीज कर गया। तो वही लिख देंगे, रेट क्या हो जाएगा, 4 गुना इंक्रीज कर जाएगा जब हम लोग डबल करेंगे। तो डबल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक और बात कहा गया था बी नंबर में कि अगर इसके कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, घटा के आधा कर देंगे, तो ये का कंसंट्रेशन देखो आधा कर दिया, हाफ ये हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो देयरफॉर इसका हम लोग क्या कर देंगे, कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या रख देंगे, 1/2 ये रख देंगे। इसका पावर कितना है, 2, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, बार बार वहीं से आ रहे हैं। तो R डबल डैश इसको मान के चल रहे हैं, तो R डबल डैश इसको वैल्यू 2 दूनी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 का 1 रह जाएगा, ये का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो गया, ये गुने मतलब ऊपर पावर है, स्क्वायर हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, नीचे 4 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, K ये स्क्वायर बटा 4। ठीक है,
हम लोग जानते हैं कि आर का वैल्यू कितना होता है, के ए स्क्वायर, मतलब ये दोनों का वैल्यू के बराबर कितना है यार, तो आर बटा क्या हो गया 4 हो गया, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 आर। मतलब देखिए यहां से कंक्लूजन एक फिर हम लोग निकाले कि देयरफॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी रिड्यूस्ड, क्या हो जाएगा कि जब उसको हमने आधा कर दिया रिएक्शन के कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को, तब ये क्या हो जाएगा कि 1/4 भाग हो जाएगा। आधा करने से क्या हो जाएगा, वो पौवा में आ जाएगा, 1/4 भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इतना इसको प्योर अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा, तब आपको 3 नंबर मिल जाएगा, और नहीं कीजिएगा तो 3 नंबर बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर इसको चेक कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और बारी। 8 नंबर क्वेश्चन को हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 9 नंबर देख लीजिए। राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमियोजॉर्प्शन। ठीक है, क्या कर रहा है कि डिफरेंस बताना है, फिजियोजॉर्प्शन और केमियोजॉर्प्शन में आपको डिफरेंस बताना है। दैट मीन सरफेस केमिस्ट्री का ये टॉपिक है, इसमें फिजिकल एब्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन में अंतर आपको बताना है, जिसको हम लोग फिजियोजॉर्प्शन कहते हैं, केमियोजॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉलम बना लेंगे दोनों साइड, इसको इसी तरीके से लिखिएगा, 3 नंबर फिर मिलेगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड हमने फिजियो को लगा दिया, राइट साइड में केमी को लगा दिया। ठीक है, तो इधर क्या लिख दिए कि फिजियो में क्या आता है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट यार हेल्ड टू द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। क्या होता है फिजियोजॉर्प्शन में, क्या होता है कि इसका एडजॉर्बेट का मॉलिक्यूल्स जो होता है किसके साथ जुड़ा होता है, एडजॉर्बेंट के साथ। लेकिन वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो क्या कह सकते हैं वीक कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है, किसका, फिजियोजॉर्प्शन का। लेकिन केमियोजॉर्प्शन का क्या होता है कि इसका मॉलिक्यूल्स जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स होता है किससे जुड़ा होता है, सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट से। लेकिन वो किसके द्वारा जुड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के द्वारा ये चीजें जुड़ा हुआ रहेगा। तो हमने ये चीजें देख लिया, पहला पॉइंट कि ये वैन डर वाल्स फोर्स के द्वारा जुड़ा होता है, ये किसके द्वारा, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। दूसरा पॉइंट एकदम आसान पॉइंट, ये क्या होता है कि आपका फिजियोजॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। केमियोजॉर्प्शन क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। केमियोजॉर्प्शन कैसा रिएक्शन होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 कि इसका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है फिजियोजॉर्प्शन का, वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है, -20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल तक होता है। लेकिन हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है केमियोजॉर्प्शन का, वो क्या होता है, -80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल तक इसका वैल्यू होता है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है, किसका, केमियो का, और फिजियो का क्या होता है, लो होता है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, इससे आपका क्या होगा, अगर टाइम आपके पास रहेगा तब, नहीं तो 3 में ही निकाल दीजिएगा। जब अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो एक पॉइंट और अगर बढ़ा दीजिएगा तो 100% ये गारंटी रहेगा कि 3 में 3 नंबर देगा। अगर आप 3 पॉइंट लिखते हैं तो उसमें अगर मिस्टेक रहेगा ना, एक आध पॉइंट में हल्का सा भी, तो वो नंबर काट देता है, तो 2.5 नंबर ही दिया जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, 4 पॉइंट लिख देना है, ताकि हल्का सा भी मिस्टेक भी अगर हो गया बेड लकली, तो आपका क्या होगा, 3 में 3 नंबर दिया जाएगा। तो देखो इसमें क्या लिखे हैं कि इसका क्या था, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। फिजियोजॉर्प्शन में कोई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें क्या करता है कि आपका केमियोजॉर्प्शन में क्या होता है कि रिक्वायर्ड करता है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया फिजियोजॉर्प्शन और केमियोजॉर्प्शन में डिफरेंस आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि आपका देख लीजिए क्वेश्चन एकदम आराम से दे दिया है कि यूपैक नेम लिखना है, किसका, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपैक नेम लिखना। बहुत ही आसान तरीके से आपको थ्योरी में बताया गया। जो भी बच्चे इस नोमेनक्लेचर के रूल्स को नहीं देख पाए, वो क्या करना है, चैनल पे जाना है, वहां पे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीडियो मिलेगा, लेक्चर नंबर 3 को देखना है। वहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे कैसे होगा इसका नाम। तो देखिए सबसे पहले इसमें नाम लिखने में सबसे पहले देखते हैं कि प्लस वाले लेफ्ट साइड वाला जो प्लस वाला रहता है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद राइट साइड वाले को लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, NH3 है, कितने बार, 6 बार, तो क्या लिखेंगे, हेक्साएमिन इसका नाम होता है। क्या होता है, हेक्साएमिन। और यहां पे देखिए सेंट्रल मेटल आयन क्या दिया है, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट दे दिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो देखिए आपका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना चाहे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। CO का क्या है, X, इसी का तो निकालना है।
NH3 का क्या होता है 0 गुने 6 0 हो गया, और Cl का 1 होता है तो 1 गुने 3 कितना हो गया -3 = 0, तो उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना ब्रैकेट में एकदम सटे हुए। उसके बाद लास्ट में देखिए बाहर ब्रैकेट के बाहर कौन है Cl, तो लास्ट में स्पेस देखिए क्या लिख दीजिए क्लोराइड, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसके नोमेनक्लेचर को आप सीख सकते हैं कहां पे, वीडियो नंबर 3 में जाके देख सकते हैं, इसी चैनल पे एक डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है CrCl2H2O का होल 4। ठीक है, ऐसे दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्फीयर के अंदर, और उसके ऊपर प्लस चार्ज दे दिया। देखिए अब देखिए दोनों में से यहां पे आपके पास दो है, एक Cl है क्लोरो और या क्लोरिडो, और H2O एक्वा दिया है, तो दोनों में से अल्फाबेटिकल देखना है, जिसका नाम पहले आएगा तो एक्वा पहले आता है, तो कितना एक्वा है 4, तो क्या लिखेंगे टेट्रा एक्वा लिख दिए। ठीक है, क्या लिख दिया 4 का क्या कहते हैं टेट्रा एक्वा हो गया, और क्लोरो है कितना है 2, तो क्या लिख दिया डाइक्लोरिडो। उसके बाद क्या है क्रोमियम, तो क्या लिख देंगे क्रोमियम। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जितना होगा तो 0 और 2 क्या हो गया 2, और इधर राइट साइड आएगा तो 2 और 1 3, तो ये क्या हो गया 3, और इधर क्या आयन के रूप में प्लस दे दिया, तो लास्ट में लिख दीजिएगा स्पेस छोड़ के हल्का सा आयन, तो क्या हो गया टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 आयन के रूप में इसका नाम हो गया। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे मित्रों के साथ फैला दीजिए एकदम पूरे, ताकि आपको और भी सॉल्यूशन मिलते रहे। अगर आप क्या करते हैं जितना जल्दी कमेंट करते हैं उतना ही जल्दी मॉडल सेट का सॉल्यूशन नंबर 2 आ जाएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तब आपका आएगा, नहीं कमेंट कीजिएगा कि हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कमेंट करने का 100% जरूरत है। आपको कमेंट करना है कि सर सॉल्यूशन चाहिए मॉडल सेट 2 का। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया है इसने, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। क्या दिया है K4 दिया है, इधर FeCN का होल 6। तो पहले K4 दिया स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, तो इसका नाम क्या होता है पोटेशियम। कितना पोटेशियम है कोई मतलब नहीं रहता, ये सिर्फ लिखना क्या होता है पोटेशियम होता है। अब यहां पे से जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखेंगे तो Cn को देखना है कितना है 6 गो है, तो क्या लिखेंगे हेक्सासाइनो, और Fe को क्या कर देते हैं जब नेगेटिव साइड में आता है तो इसको क्या कर देते हैं फेरेट, तो कितना हो गया 6 में 4 कितना हो गया 2, तो हेक्सासाइनो फेरेट 2, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2 इसका आंसर हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी बहुत ही आसान तरीके से देखते हुए आगे बढ़ चुके हैं। इसी के साथ नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए एकदम जोश जुनून के साथ 1.5 महीना पढ़ते हैं और 1.5 महीने के अंदर धमाका करते हैं। आपका जैसे भी एग्जाम होगा 100 में 100 नंबर लाते हैं। उसके बाद एकदम पूरे गांव में अपना, पूरे क्षेत्र में अपने नाम को रोशन करना है माता पिता के नाम के साथ साथ। ठीक है, देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। 11 नंबर में क्वेश्चन दे दिया, आपका क्वेश्चन दे दिया एमीन और एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का मिक्सअप चैप्टर से दे दिया है। तो देखिए C6H5CHO मतलब बेंजल डिहाइड आपको दे दिया है। इसको रिएक्शन किसके साथ करने के लिए कर रहा है NH2CONH ऐसे करके, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो देखिए हम रिएक्शन करा के चेक कर रहे हैं तो क्या बनेगा, तो जैसे इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखिए ये हमने इसको सजा के लिख दिया बेंजल डिहाइड है, अब C है यहाँ पे वो लिख दिया ऐसे करके। अब देखिए इसमें से क्या कर रहे हैं कि इसको सेमी कार्बाजाइड को N लिख दिए, इसके इधर H लगा दिए, इधर CONH2 ऐसे करके सेमी कार्बाजाइड को हम लोग लिख दिए सजा के। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि यहां से वाटर को रिमूव करेंगे। देखो वाटर को रिमूव कर रहे हैं, ये वाटर एकदम पूरी क्या हो गया रिमूव हो गया। कैसे एसिडिक मीडियम में H+ एसिड जैसे देते हैं, ये क्या हो गया वाटर रिमूव हो गया। वाटर रिमूव हो गया तो देखो यहां से यहां तक तो ये तो कट के निकल गया, ये वाला वाटर निकल गया। तो यहां पे देखो क्या बच गया आपका, इधर वाला जो भाग बच गया, देखिए ध्यान पूर्वक देखिएगा, इधर वाला जो भाग बच गया इसको लिखेंगे यहां से यहां तक भाग बच गया है, तो ये देखो वही भाग लिखे कि C6H5 ऐसे करके लिखना है, तो यही लिखे C6H5 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दे दिए। अब इसको डायरेक्टली यहां से H निकल गया ना पूरा दोनों, तो यहां N, तो N 2H के साथ निकला था तो यहां डबल बॉन्ड के साथ N जोड़ दिए। इसके बाद इधर जो चीजें हैं वो पूरा लिख दिए। देखो यहां पे N और H CONH, तो ये पूरा बच गया। तो ये आपका क्या बन गया, तो ये बन गया सेमी कार्बाजोन बन गया। आपका कार्बाजाइड था तो आपका क्या बन गया, अब कार्बाजोन बन गया। क्या बन गया, कार्बाजोन बन गया। तो इसको किस नाम से जानेंगे, बेंजल डिहाइड सेमी कार्बाजोन के नाम से जानेंगे। ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है। तो इस प्रकार से फिर से आपका 1 नंबर पॉकेट में हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर रहे हैं कि दिया हुआ है एनिलीन दिया है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट रिएक्शन एनिलीन दिया है
C6H5NH2 एनिलीन जिसको कहते हैं, इसको Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहा है, Br2 के साथ। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही बार पूछता है, ठीक है। एनिलीन को हम लोग रिएक्शन करा दे रहे हैं किसके साथ, Br2, लेकिन वाटर के प्रेजेंस में रहेगा। क्या कहेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराने के लिए कहेगा। जैसे एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Br कितनी जगह पे आ जाएगा, 3 जगहों पे। 2 पे हल्का सा जितना टाइम रहेगा ना उसके अनुसार इसमें लिखना है कि अगर आपके पास कम टाइम है तो कम लिखिएगा, ज्यादा टाइम है तब ज्यादा लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हल्का सा लंबा लिखने वाले टाइप में क्वेश्चन दे दिया है। नंबर तो दे रहा है कम, लेकिन क्वेश्चन क्या दे दिया, लंबा लिखा जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसलिए आपको टाइम को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिए हमने सारा कुछ लिख चुके हैं, लिख दिए हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहली बात है देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। उसके बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उसके कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को ध्यान में रखते हुए पानी में उसको डुबाएंगे, क्या होगा, कितने भाग में टूटेगा, वो सारी चीजों को हाइड्रोलिसिस के माध्यम से इसको कितने भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। फॉलोइंग 3 क्लासेस में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है। क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स। फिर होता है ओलिगोसेक्राइड, फिर क्या होता है, पॉलीसेक्राइड। ये 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो तीनों का हल्का हल्का डेफिनेशन लिख देना और एग्जांपल लिख देना, बस आपको क्या हो जाएगा, फुल में फुल नंबर मिल जाएगा, 3 का 3। एक एक एग्जांपल भी दे देना है। तो देखिए हमने मोनोसेक्राइड क्या लिख दिया कि द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, पानी में जैसे डिजोल्व करेंगे वो टूट के छोटे छोटे टुकड़े में नहीं होगा। जैसे आपको दे दिया C6H12O6, इसको आप तोड़िएगा, पानी में डिजोल्व कीजिएगा तो ये नहीं टूटता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग तोड़ के सिंपल यूनिट में नहीं बांट सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। जैसे मोनोसेक्राइड का एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रूक्टोज C6H12O6 हो गया। उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा इसका टाइप वो क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होता है कि जिसको आप पानी में डिजोल्व जैसे कीजिएगा, हाइड्रोलाइज कीजिएगा, ये क्या होगा, 2 से लेकर 10 कार्बन यूनिट्स में ये टूट जाएगा। 2 से लेकर कितने कार्बन यूनिट में, 10 कार्बन यूनिट में ये मोनोसेक्राइड्स के यूनिट में ये टूट जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स के नाम से जानते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स का डायरेक्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं कि डाइसेक्राइड होता है, 2 भाग में टूटता है तो 3 भाग में टूटेगा, ट्राइसेक्राइड होगा, 4 भाग में टूटेगा, टेट्रासेक्राइड होगा। तो इतना लिखने का आपके पास टाइम नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का एग्जांपल दे दीजिएगा, डाइसेक्राइड जैसे हो गया, सुक्रोज हो गया, इसको तोड़ेंगे क्या क्या हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रूक्टोज। डाइसेक्राइड्स मतलब 2 भागों में जो टूट जाएगा, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट में। जैसे देखो, एक मोनोसेक्राइड यूनिट ग्लूकोज हो गया, एक मोनोसेक्राइड यूनिट क्या हो गया, फ्रूक्टोज, ऐसे टूट जाएगा। तो डायरेक्टली आप एग्जांपल देके यहां से निकल सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चन में इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, अगर आपके पास टाइम होगा तब लिख दीजिएगा, अदरवाइज नहीं लिखिएगा, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्ट ओलिगोसेक्राइड लिख के उसका एग्जांपल दे दीजिएगा। ट्राइसेक्राइड में क्या होता है, तीन मोनोसेक्राइड यूनिट में टूट जाता है। जैसे हमने रेफिनोज को ले लिया है, रेफिनोज को तोड़ते तो किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में, फ्रूक्टोज में और ग्लैक्टोज में टूट जाता है। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए एग्जांपल और गोली मारिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन आगे देखते हैं, पॉलीसेक्राइड। तीसरा भाग इसका होता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब होता है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, जिसमें 1, 2 और 5 की बात नहीं हो रहा है, 10 की बात नहीं हो रहा है, कितने में बात कर रहा है कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट में ये टूट जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड्स के नाम से जानेंगे। जैसे स्टार्च हो गया आपका एग्जांपल, C6H10O5 का होल एन दे दिया, मतलब कितना लिखना है लिखते जाओ, आपको जितना कॉपी, आपको जितने लिखने में मतलब जितना लिख सकते हैं उतना लिख सकते हैं। या सेलुलोज हो गया, C6H10O5 का होल एन, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। देखो होल एन का n गुना बन जाएगा, तो ये आपका बन जाता है। तो आपको समझदारी से काम लेना है, ना तो ऐसे मत कीजिएगा आपके एग्जाम में क्या कि एक ही क्वेश्चन को लिखते रह जाइएगा और बाकी क्वेश्चन में छोड़ दीजिएगा। नहीं, आपके पास 1.5 घंटे का भी टाइम है, उससे ज्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि व्हाट इज नेचुरल रबर, व्हाट इज द मोनोमर्स एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। क्या होता है कि नेचुरल रबर किसे कहते हैं, इसका मोनोमर्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। तो ये चीजें लिखना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए नेचुरल रबर किसे कहते हैं, तो सिंपल सा कहेंगे, नेचुरल रबर इज या पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। किसका पॉलीमर ये होता है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसमें क्या है, मोनोमर्स के रूप में क्या है, आइसोप्रीन है, ठीक है।
आइसोप्रीन होता है ये नेचुरल रबर, और क्या आता है कि इट अकर्स इन द कोलाइडल स्टेट। नेचुरल रबर किस फॉर्म में पाया जाएगा? कोलाइडल स्टेट्स के फॉर्म में पाया जाएगा। इन द लेटेक्स ऑफ द रबर प्लांट, लेटेक्स जो होता है वो क्या होता है? रबर का एक ट्री होता है, प्लांट होता है, उसी से कोलाइडल स्टेट्स के रूप में इसको प्राप्त करेंगे। द लेटेक्स कंटेंट 30 से 35% नेचुरल रबर। लेटेक्स में क्या होता है? 30 से लेकर 35% क्या होता है? नेचुरल रबर पाया जाता है। विच कैन बी कोगुलेटेड, जिसको हम लोग कोगुलेट मतलब जमाना, जैसे लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड को आपको क्या करना है? जमाना है। जमाने के लिए हम लोग ऐड करेंगे क्या? एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड को ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया कि व्हाट इज नेचुरल रबर। यहां से 2 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है, 2 नंबर ना से 1 नंबर क्लियर हो गया। अब 1 नंबर और कहां से मिलेगा? इसका नाम क्या होता है? जो मोनोमर्स है उसका नाम क्या होता है, और स्ट्रक्चर कैसे होता है? 1-1 नंबर दोनों है। तो इसका सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या लिख दिए? CH2, C के साथ CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये मोनोमर्स का स्ट्रक्चर हो गया। मोनोमर्स का जो नाम होता है वो लिख दिए। 1, 2 नंबर पे मिथाइल लटका है तो मिथाइल लगा दिए, और 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 पे और 3 पे तो क्या लिख दिया? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये इसका यूपेक नेम हो गया। लेकिन इसका मोनोमर्स का जो फेमस नाम है वो क्या याद रखना? आइसोप्रीन है। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रीन हो गया। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रीन हो गया। और इसका स्ट्रक्चर तो 1 नंबर स्ट्रक्चर का, 1 नंबर ये नाम का मिलेगा, आइसोप्रीन का। तो इस प्रकार से नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई बच्चे कहेंगे कि सर हमने डेफिनेशन तो पूरा लिख दिया लेकिन एग्जाम्पल ये छूट गया, तो एग्जाम्पल छूट जाएगा ना बाबू, तो आपका नंबर भी 1 नंबर छूट जाएगा। क्योंकि वो सारा कुछ जो नंबर होता है ना, बंटवारा इसी तरीके से होता है आपके परफेक्ट वे में। तो हम ही लोग क्या करते हैं, कॉपी जब चेक करते हैं इसी तरीके से आपका नंबर कट होता है। तो इसलिए हल्का सा सावधानी पूर्वक लिखिएगा और नंबर को फुल में फुल उठाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तब आपको धमाका होगा। जितना बच्चा एकदम हाईएस्ट रैंकिंग लाएगा वो सारे बच्चों को हम क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे संजय कैम ट्यूटोरियल्स की ओर से। इसलिए आपको एकदम खूब मेहनत करना है, धमाका करते जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? देखिए नया क्वेश्चन आ गया, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? फिर से 3 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है? जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं ना जी, जो क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम कहते हैं इम्यूनो पावर को इंक्रीज कर देता है, उसी तरीके से तो ये क्या करता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बॉडी में किसके द्वारा मतलब तैयार किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार किया जाता है। या तो सिंथेसिस करते हैं हम लोग, जैसे लैब में बना के दवा खा लेते हैं ना, जो लैब में बनता है दवा, तो दवा कोई खा लिया वो हमारे बॉडी के इम्यूनो पावर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब उसके प्रति जो नया जो बीमारी आने वाला है, मतलब जो अटैक करने वाला, उससे पहले हमारा बॉडी क्या हो गया कि रोग रोधी क्षमता को विकसित कर लिया। वो जैसे अटैक करेगा उससे पहले वो तैयार है कि हम तलवार लेके खड़ा आया ना, और जैसे आया उसको काट दिया, मतलब उसको मार दिया। तो यही होता है एंटीबायोटिक्स। एंड विच आर यूज्ड टू किल और इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो क्या करता है कि जो तैयार है किसको मारने के लिए? किल करने के लिए, पूरा पूरी जान से मारने के लिए, और क्या? इनहेबिट द ग्रोथ, और उसके ग्रोथ को रोकने के लिए। हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ये क्या कह सकते हैं? एक प्रकार से आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके बॉडी में तैयार रहता है, या आप मेडिसिन के द्वारा लेते हैं, जो कि क्या करता है? हार्मफुल बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? मारने का काम करता है या रोकने का काम करता है। उसी को हम लोग एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। कम से कम इसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है, 1 से 2। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है एंटीबायोटिक्स का? पेनिसिलिन हो जाता है, या टेट्रासाइक्लिन। कम से कम 1 या 2 जरूर लिखिएगा, तब फुल में फुल नंबर मिलेगा। नहीं तो 1 नंबर डेफिनेशन में दे देगा, एग्जाम्पल का आधा आधा नंबर दोनों से काट लेगा, ठीक है। तो ये बातें हल्का सा ध्यान दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत हम लोग करते, तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना है कि आपके बगल में ही दिया होगा लाल कलर से सब्सक्राइब का बटन, उसको तो टच आप कर ही सकते हैं, और एक नीचे में सुंदर सा प्यारा सा एक कमेंट तो कर ही सकते हैं, उसको कीजिए। उसके बाद नया वीडियो आप तुरंत पाइए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वन क्या है? बी नंबर एंटासिड्स, उसी का दूसरा नंबर। 3 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है, एंटासिड्स दिया है एक, और 1.5 नंबर का वो, 1.5 नंबर का ये। एंटासिड्स क्या होता है कि जब हमारे पेट में ओवर एसिडिटी हो जाता है, जब हम खूबे ज्यादा खा लेते हैं ना, तो पेट में क्या हो जाता है? एसिड हो जाता है। तो एसिड को रिमूव करने के लिए जो मेडिसिन का उपयोग करते हैं, उसी को हम लोग क्या कर देते हैं? एंटासिड्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये लिखना है तो लिख सकते हैं कि द ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक काउजेज इरिटेशन, या पेन हो जाता है स्टमक में, आपको क्या होता है? छटपटाने लगते हैं कि ओह माय गॉड कितना खा लिया, आपको अच्छा एकदम फील होने नहीं लगेगा, या आपके पेट में दर्द होने लगेगा। दिस सिचुएशन, इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं?
हाइपर एसिडिटी के नाम से जानते हैं। अगर यहां तक नहीं भी लिखिएगा चलेगा, लेकिन आपको यह जरूर लिखना है कि द मेडिसिन विच रिमूव एक्सेस ऑफ एसिड फ्रॉम और स्टमक, कि वैसा मेडिसिन, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कि क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो एसिड हो गया, आपके बॉडी में नहीं, पेट में जो एसिड हो गया, तो एसिड को क्या कर रहा है कि उसके हायर एसिड जो हुआ उसको क्या कर रहा है, खत्म करने का काम कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि एंटासिड्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम ही लोग को क्या होता है, एसिडिटी हो जाता है तो तुरंत लाके इनो घोलते और पी लेते कि नहीं तो आप क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को खाते हैं, मीठा सोडा थोड़ा सा खा लीजिए वो हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो मीठा सोडा यहाँ लिख दिए, NaHCO3 लिख दिए, और क्या होता है MgOH का हॉल 2 और AlOH का हॉल 3 का, ये इसका सॉल्यूशन लेके पी लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, एंटासिड्स खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से आपने ये भी चीजें देख लिया। क्या 3 नंबर में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये चीजों को देख लिए। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट की ओर बढ़ते, सेक्शन नंबर सी जो 5 नंबर का है, जो कि कितने वर्ड्स में लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है। तो हल्का हल्का ये लंबा लंबा होने वाला है। तो देखिए सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सो दैट फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ योर रिएक्शन इज ट्वाइस। क्या करता है कि 90% रिएक्शन को पूरा होने में क्या कर रहा है कि जितना समय ले रहा है वो क्या कर रहा है कि 99% कंप्लीशन ऑफ योर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 90%। क्या कर रहा है कि देखिए सिंपल सा कि आप दर्शाइए प्रथम कोटि का अभिक्रिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसमें 99% अभिक्रिया पूरे होने में लगा समय जो होता है वो 90% को पूरा होने के डबल लग जाता है। मतलब 90 तक ठीक है, अब 90 से 99 तक जा रहा है ना, तो 99 जब होगा तो 99 वाला का जो होगा ना वो समय क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। जितना 90 तक लगा था उसी से डबल। जैसे हम लोग कहते हैं ना मोबाइल चार्ज में लगाते तो आपका कुछ परसेंटेज एकदम बहुत ही तेजी से होने लगता है, लेकिन लास्ट वाला परसेंटेज क्या होता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो उसी प्रकार 90 तक तो एकदम जितना लग रहा है उसी का डबल हो जा रहा है, कितना 99% कंप्लीट करने में। तो यही आपको शो करना है। तो देखिए हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अनुसार फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ योर रिएक्शन, तो हम लोग जानते हैं T1 बराबर 2.303/K1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लॉग आपको जितना कंप्लीट है, कंप्लीट कितना परसेंट है, 100/100 माइनस 99% कंप्लीट हुआ तो 99 दे दिए। तो आपको देखो घटा दिए यहाँ ऊपर में 2.303 तो बटा K1 लॉग यहाँ 100 है, 100 ऊपर में, नीचे में क्या है 100 माइनस 99 क्या है, तो 100 में 99 घटाए तो कितना बच गया, नीचे एक, तो एक से कोई मतलब है क्या, नहीं, तो क्या बच गया ऊपर में log 100 बच गया। मतलब log 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 to the power 2, मतलब 10 गुना 10 ऐसे करके लिखते हैं ना, 10 गुना 10 तो कितना हो जाएगा पावर। तो पावर क्या हो जाता है लॉग में आगे गुना हो जाता है, तो 2 लॉग क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 1 हो जाता है। कितना होता है 1 होता है। तो क्या बच गया यहाँ पे 2, तो इसका वैल्यू क्या बच गया, ये वाला सिर्फ वैल्यू बच गया। तो 2 इंटू 2.303 इंटू K1 मतलब क्या हो गया कि आपका वैल्यू आ गया कितना 2 गुना आ गया। तो मतलब क्या कर सकते हैं कि द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी ये 2 गुना आ गया 2 इंटू आ गया। अब दूसरा के लिए लिखते हैं फिर से, अब देखते हैं कि 90% कंप्लीट के लिए, तो अभी हमने फर्स्ट में 99 के लिए देखा, अब क्या देख रहे हैं 90% के लिए। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन, 90% के लिए कितना समय लगेगा, तो 90% के लिए देख रहे हैं T2 बराबर, वहां T1 लिए थे तो 2 इंटू 2.303/K1 आया था। अब देखते हैं फिर क्या हो गया 2.303 K1 बटा लॉग, मतलब इंटू लॉग 100 ऊपर में पूरा पूरी 100% बटा 100 माइनस 90%, तो 100/90 कर देते हैं तो कितना नीचे बच गया 10 और ऊपर में 100, तो 1 0 कट गया तो ऊपर में क्या बच गया log 10 बच गया। तो देखो यहाँ पे आप कर सकते हैं ना, तो ये क्या बच गया log 10 का वैल्यू कितना हो जाता है 1, तो मतलब पूरा पूरी खत्म। तो यहाँ पे क्या बच गया 2.303/K1, मतलब इसका वैल्यू T2 का जो वैल्यू है वो कितना है, T2 का वैल्यू कितना है, आप T1 का वैल्यू जितना है उससे क्या है 2 गुना है। कितना हो जा रहा है T2 का वैल्यू कितना हो जा रहा है 2.303, लेकिन T1 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 इंटू 2.303, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा T1 बराबर 2 इंटू T2 ऐसे करके कह सकते हैं। हेंस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस, कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, टू द
टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 90%। इस प्रकार से थोड़ा सा लैंग्वेज लिख दीजिएगा, यहां से 5 नंबर आपका पूरा पूरी हो जाता है। ये न्यूमेरिकल ना बहुत ही आसान था और ये न्यूमेरिकल ना पूछा भी जाता है, 2 गुना करने का, 99% करने का। ये दोनों न्यूमेरिकल ना बहुत ही आसान तरीके से आपको दे दिया, इसलिए ये चीजों को हल्का सा ध्यान दीजिएगा। और भी प्रैक्टिस करवाएंगे, बस रात के 8 बजे आपको आके जुड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए डिस्कस करना आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दे दिया है कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनोजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तीनों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा और वो भी लैंग्वेज 100 वर्ड्स में लिखना है, मतलब कम से कम 20-25 लाइन लिख ही दीजिए। 20-25 तो 20 लाइन तो कम से कम लिख ही देना है तीनों को मिला के। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखते हैं, किसका, ग्रुप 17 का। ऑल द हेलोजेंस एक्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना भी हेलोजन होता है तो हेलोजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 7 है, तो लेगा कितना, वो 1 लेगा, ठीक है। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जबकि हाउ एवर Cl, Br और I जो होता है वो एग्जिबिट करता है -1, +3 और +5 और +7, ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करता है। क्योंकि उसके बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो दान भी दे सकता है, लेकिन लेगा कितना लेगा, -1 ही वो लेगा। लेकिन फ्लोरीन जो एग्जिबिट करता है वो ओनली क्या करता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है। देखिए यहाँ पे बहुत आसान एक क्वेश्चन दे दिया है और इस प्रकार से यहाँ से दूसरी भी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ क्या याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, तो यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन का जो होता है वो -1 होता है। इसके अलावा ये सब का -1 के साथ साथ क्या होता है, +1, +3 और +5, +7 ऐसे हो जाता है, ठीक है। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर रिलीज्ड mainly when the halogens are combination with a small हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजनेटर। क्या करता है कि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए रिलीज करता है, रियलाइज करता है, रिलीज नहीं रियलाइज करता है, क्यों, क्योंकि ये ना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जुड़ा होता है। जैसे फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ गया। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बना दिया, ऑक्साइड्स बना दिया, या ऑक्सो एसिड्स बना दिया, ऑक्सी एसिड। तो देयरफॉर इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और +4 हो जाता है, जो कि किस केस में, ऑक्साइड्स या जो एसिड्स के केस में किसका, क्लोरीन और ब्रोमीन का होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गया। लेकिन द फ्लोरीन का जो एटम होता है हैज नॉट डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन क्यों नहीं करता, -1 ही सिर्फ क्यों करता है, तो इसके पीछे रीजन है कि फ्लोरीन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल की कमी होता है। फ्लोरीन के पास क्या होता है, 1s2 2s2 2 पे कितना, 5 इलेक्ट्रॉन ओनली, और वहां पे 2 में कभी डी नहीं होता है, मतलब डी ऑर्बिटल की कमी है। इसलिए इसमें क्या कहता है कि डी ऑर्बिटल इसमें कमी है, क्या, इसके वैलेंस शेल में। देयरफॉर दे कैन नॉट एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, इसके कारण ये अपने ऑक्टेट को, इसके बाहरी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर सकता है, वो ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है ज्यादा, तो इसी कारण ये एग्जिबिट करता है सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बस लैंग्वेज लिख देना, लैंग्वेज वाले में बाबू ध्यान देना है, लैंग्वेज हल्का सावधानी पूर्वक से लिख दीजिएगा, लैंग्वेज में आपका नंबर हल्का काटेगा, तो इसलिए ध्यान पूर्वक लिखिएगा। और आप वही क्वेश्चन को ज्यादा पकड़ने का प्रयास कीजिएगा जिसमें लैंग्वेज कम लिखना हो, बनाने वाले में नंबर फुल में फुल मिलता है, लैंग्वेज में नंबर काटने के चांस वो सबका बनता है। इसलिए लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में कम ही ध्यान दीजिएगा, बनाने वाले में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जब बनाने वाला ना बने तब आप क्या कीजिएगा, जब आप बनाने वाले क्वेश्चंस को नहीं जानते तब आप लैंग्वेज पे चले जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, आयनोजेशन इंथैल्पी। आयनोजेशन इंथैल्पी मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जितना बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, आयनोजेशन इंथैल्पी। द हेलोजेंस हैव हाई आयनोजेशन इंथैल्पी बिकॉज दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्या, क्योंकि उसके बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको लूज करने का, बाहर मतलब किसी को दान देने का टेंडेंसी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसके बाहर में 7 को तो ऑलरेडी है, तो ये किसी को दान क्या देगा, ऑलरेडी ये मैक्सिमम लेता है। एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और क्या होगा, ग्रेटर अमाउंट में एनर्जी का जरूरत पड़ेगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ हेलोजन, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, 7 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में इसको बल भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, इसलिए आयनोजेशन इंथैल्पी इसका क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आपको पता है ये अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ये थ्योरी क्लासेस में हमने बताया है, पी ब्लॉक के ग्रुप 17 को बताया। ऑन मूविंग डाउन द
इन ग्रुप 17 द आयनोजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं आयनोजेशन इंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज होने का पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज ऑफ एलिमेंट या साइज ऑफ एटम क्या होता है, बढ़ते जाता है। जब साइज बढ़ेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, जिसके कारण आयनोजेशन इंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ऊपर से नीचे आ गए, डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन को इसको वैलेंस शेल में लाके डाला। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप ऑफ, क्या क्या कह रहा है कि ऊपर से नीचे अगर किसी भी ग्रुप में आते तो उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कह दें, या यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे, ऊपर से नीचे आते तो वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट एक्सेप्शन, यहाँ पे फ्लोरीन हैज एक्सेप्शनली लोअर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ऊपर से नीचे आ रहे फ्लोरीन से कम होना चाहिए, क्लोरीन से कम, ब्रोमीन से कम, आयोडीन का ऐसे होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन का एक्सेप्शनली क्या होता है, लोअर हो जाता है। किसके तुलना में, क्लोरीन, मतलब क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी अधिक हो जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या करता है, स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन आयन, क्या होता है कि जैसे हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉलर साइज जो होता है ना फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का फ्लोराइड आयन F के ऊपर माइनस आयन जो है वो नजदीक होगा, छोटा साइज होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के प्रति इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करने लगेगा। तो जिसके कारण फ्लोरीन का क्या होगा, साइज छोटा है तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा है, वो मतलब क्या कह सकते हैं कि इंटर आयोनिक रिपल्सन अगर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कम रिपल्सन होगा, इसलिए इसका इंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसका सबका वैल्यू भी बता दिया है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन का -333 हो जाता है, क्लोरीन का -349, ब्रोमीन का 325 और आयोडीन का 296। ठीक है, तो सबसे कम किसका हो गया, आयोडीन का ही। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, किसके तुलना में, फ्लोरीन के तुलना में। नेक्स्ट वन, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम बहुत ही भयानक क्वेश्चन दिया है आपका, दे दिया एकदम मिक्सअप करके। 17 नंबर स्ट्रक्चर लिखना है फ्लोइंग कंपाउंड्स का, वो भी आपका क्वेश्चन दे दिया। ग्रुप 18 मतलब पी ब्लॉक का ग्रुप 16, 17, 18 तीनों से मिला के दे दिया है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 गो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और 5 नंबर एकदम फुल में फुल पाओ। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, XeF2, तो जेनॉन के बारी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितना बना रहा है, 2 गो, 1 और 1 2, तो बच कितना जाएगा, 3 गो लोन पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो इसका शेप का नाम क्या होगा, लीनियर। सिर्फ बॉन्ड को देखना है, बॉन्ड को देकर कैसा है, सीधा सीधी है, मतलब क्या हो गया, इसका शेप का नाम लीनियर। यहाँ शेप का नाम नहीं पूछा, लेकिन जानते हो तो लिख दीजिएगा 100%, नहीं जानते तो गोली मारिएगा, लेकिन जानते हैं तो बना लिखिएगा जरूर। ठीक है, क्योंकि यहाँ शेप का नाम नहीं पूछा, सिर्फ क्या कर रहा है, ड्रॉ करने के लिए कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, उसके बाद HClO4 है, HClO4, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम Cl है। Cl के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन कितना दिया, 3 गो, तो एक ऑक्सीजन दूग लेता है, एक ऑक्सीजन दूग लिया तो 3 गो कितना, 6 गो, तो एक ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इसका ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया, 2 इधर से ले लिया, एक क्लोरीन साइड से, एक हाइड्रोजन साइड से, और इधर क्या हो गया, कुल मिला के 7 का 7 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा कर लिया। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, BrF5 दिया। BrF5 का मतलब क्या होता है, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड के रूप में। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन, तो F कितना है, 5 को, तो 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए, 4 दे दिए, 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये सब ले रहा है। तो बच गया कितना, 2 गो बच गया, तो 2 को क्या दे दिया हम लोग, लॉन पेयर के रूप में दे दिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, जिसको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसका नाम हो जाता है क्या, स्क्वायर पिरामिडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका शेप का नाम क्या है, स्क्वायर पिरामिडल शेप का नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन H2SO4 दिया है, तो H2SO4 का सल्फर ले लेंगे सेंट्रल एटम, क्योंकि ये सेंट्रल एटम है सल्फर। ऑक्सीजन कितना, 1 2 3 4 दे दी। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 जगह पे 2 हाइड्रोजन दे दिए 2 ऑक्सीजन के साथ। तो इसका क्या होगा कि एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए सल्फर का, इधर ऑक्सीजन OH वाले का। तो देखिए आपका कितना ऑक्सीजन का भाग ले रहा है, तो देखिए एक इधर इसका इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 1 5, 1 6, सल्फर के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 ले लिया, और इसका शेप कैसा बना दिया, टेट्राहेड्रल शेप बना दिया। तो आपको इलेक्ट्रॉन को भी ध्यान देना है, सभी के इलेक्ट्रॉन को पूर्ति करना है। तो ये इस प्रकार का शेप इसका हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं, आपका क्या दिया है
कि XeO2 XeOF2, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल एटम देखना है। तो ग्रुप 15 16 17 जो 16 17 18 जो है उसी का जो एलिमेंट होगा वही क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम। और जो कम संख्या में, तो जेनोन एक ही दिया, एक ही को दे देते हैं सेंट्रल एटम। जेनोन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। फ्लोरीन जुड़ रहा है, फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, एक एक, तो 2 फ्लोरीन है तो कितना ले लिया, 2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना लेता है, 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो बच गया कितना, 4, तो 2 और 2 लॉन पेयर 4, तो 4 और 4 टोटल कितना हो गया, 8। तो इसका शेप देखिए, शेप को सिर्फ इसको देखिएगा, बॉन्ड को, बॉन्ड के अनुसार शेप कैसा हो गया, तो टी शेप इसका हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर किसको क्लियर कर लिया, 17 को भी क्लियर कर लिया। सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें नंबर भी नहीं करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को टच करना जरूर है। जो आपके 5 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से एक क्वेश्चन इसको टच कीजिए, एक केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल को टच कीजिए, एक इसको कीजिए, और एक कोई भी आप रिएक्शंस को लिख दीजिए या कन्वर्सन को बना दीजिए। एकदम थ्योरी सब रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन जो है ग्रुप क्वेश्चन नंबर 18 में दिया, शॉर्ट नोट्स लिखना है। अब देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है, रोजन-मंड रिएक्शन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले रोजन-मंड रिएक्शन। रोजन-मंड रिएक्शन क्या होता है कि जब आप एसिड क्लोराइड को रिएक्शन कराते हैं H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम कैटलिस्ट और डीएक्टिवेट करता है, इसको कंट्रोल में रखता है कौन, बेरियम सल्फेट BaSO4, तब ये क्या बना देता है, आपका एल्डिहाइड बना देता है। उसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रोजन-मंड रिएक्शन कहते हैं। एसिड क्लोराइड से क्या बनाना, एल्डिहाइड बना देना। That reaction is known as Rosen-Mundt reaction in the presence of palladium और BaSO4। वही चीजें हमने लैंग्वेज में लिख दिया। The reaction in which acid chloride is treated with H2 in the presence of palladium catalyst और डीएक्टिवेटेड बाय, इसको डीएक्टिवेट कर रहा है मतलब कंट्रोल में रख रहा है, नहीं एक्साइटेड स्टेट में होकर कुछ भी बना देगा वो नहीं, इसको डीएक्टिवेट कर रहा है, कंट्रोल में रख रहा है कौन, बेरियम सल्फेट रख रहा है। तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। उसी रिएक्शंस को हम लोग रोजन-मंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। हमने एक जनरल रिएक्शंस के रूप में लिख दिया और एक और क्या लिख देते हैं, आर के जगह पे CH3 ले लिए, तो यहाँ पे क्या बन दिया, एल्डिहाइड बना दिया। क्या बना दिया, एसिटल्डिहाइड बना दिया। तो इस प्रकार के रिएक्शन आप लिख सकते हैं, रोजन-मंड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका रिएक्शन क्या है, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन, यही रहता है अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो आप बेंजीन को ले लीजिए, ठीक है। आप बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कीजिए, एसिड क्लोराइड के साथ। तो यहां से Cl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये पूरी जो हो जाएगा, यहां से यहां तक जो चीजें हो जाएगा आके यहां पे आपका जुड़ जाएगा। ये वाली चीजें यहां से यहां तक की चीजें यहां पे आके इसी में जुड़ जाएगा। तो देखो ये जुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक क्या बना दिया, कीटोन बना दिया। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्राइडल-क्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो सिंपल सा ध्यान देना, क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसाइल हैलाइड, मतलब एसिड क्लोराइड जिसको कहते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में टू फॉर्म एसाइल बेंजीन। क्या बना देता है, एसाइल बेंजीन, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे, यहाँ एसीटोफिनोन बना देगा। एसाइल बेंजीन एज अ प्रोडक्ट, जिसको एसाइल बेंजीन या एसीटोफिनोन कह देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। नेक्स्ट वन सी नंबर, एक नंबर क्या है, डेड नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा, रिएक्शंस को लिख दीजिए और इसके साथ लैंग्वेज को लिख दीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे पहली बात है क्या कर रहा है कि जो आप एल्डिहाइड लीजिएगा वो 2 अमाउंट में ले लेंगे हम लोग। एल्डिहाइड जो लेंगे 2 गुना करके लेंगे, और उस एल्डिहाइड में सबसे पहले क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो एल्डिहाइड हमने लिया CH3COH, अब इसको 2 अमाउंट में ले लिए, देखो यहीं पे ले लिए, वही CH3 है, इसको तोड़ के हल्का लिखे CH2COH। इसको जिस कार्बन में है उसको क्या कर देंगे, अल्फा ले लेंगे। तो यहां पे देखो हल्का अल्फा बीटा मिस्टेक हो गया ना, ये अल्फा नहीं होगा, ये अल्फा होगा, ठीक है। ये वाला क्या है आपका अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एल्डिहाइड के जो CO वाले ग्रुप है उसके बगल वाला जो कार्बन है उसको हम लोग अल्फा। तो उस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन नहीं होगा ना, इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नहीं होगा ना, तो यहां पे क्या होगा कि आपका ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बनेगा ही नहीं। इसलिए यहां पे हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। तो यहां से क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहां से हाइड्रोजन देखिए किस प्रकार से आगे होता है कि सबसे पहले कोल्ड एंड डाइल्यूट
सॉल्यूशन किसका, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, किसके साथ, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा देंगे तो यहां से चीजें क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, वो के साथ आ जाएगा और वो के साथ आके क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। तो देखिए यहां पे OH हो गया, तो यहां पे जो चीजें बच गया उसी को आगे बढ़ा देते हैं। यहां से C था, यहां C है, CH नीचे था वो लिख दिए यहां, और यहां वो था, वो के साथ क्या हो गया, H हो गया। तो ये जो चीजें इसके साथ आके जुड़ गया CH, और यहां पे क्या हो गया, COH। तो ये क्या बना दिया, बीटा, इसके CO के बगल वाले को अल्फा कहते हैं, अल्फा, और ये क्या हो गया, OH कहां पे आ गया, बीटा पे। तो क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना दिया। ये एल्डोल रिएक्शन होता है, लेकिन एल्डोल का क्या बता रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, वाटर रिमूव करना। वाटर रिमूव कहां से होगा, तो देखिए वाटर रिमूव होने का चांसेस कहां से है, आपका यहां से OH रिमूव होगा और यहां वाले से ये वाला आपका H होगा। तो देखो वहां से H निकाल दिए और वहां से OH, तो यहां पे क्या हो गया, आपका डबल बॉन्ड हो गया। और डबल बॉन्ड आने के कारण क्या हो गया कि आपका बना दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना दिया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ब्यूटेन 2 इनॉल आपका बन गया, क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। देखो वही बातें हमने लिखा, व्हेन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, सबसे पहला बात कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं है मतलब गड़बड़ है, नहीं होगा। इज ट्रीटेड विथ कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ, NaOH के साथ करेंगे। सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएगा, उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिर से हीट कर देंगे, वो वाटर को रिमूव कर देगा और बना देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड वाले के साथ आपका एल्डिहाइड बना दिया। देखो बना कि नहीं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अब सबसे लास्ट वन दे दिया आपका कन्वर्सन, जो कि एकदम बहुत ही मजेदार क्वेश्चन रहता है। कन्वर्सन दिया, 5 कन्वर्सन देता है और 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, सबसे पहले बेंजीन से एनिलीन। देखो हमने बेंजीन ले लिया, इसका स्ट्रक्चर, इसको क्या ले लिया, एनिलीन। एनिलीन किसको कहते हैं, बेंजीन में NH2 को लगा देना, एनिलीन कहलाता है। तो बेंजीन से एनिलीन को डायरेक्टली नहीं बनेगा। सबसे पहले हमने बेंजीन को लाया और बेंजीन को क्या कर दिया कि कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ नाइट्रेशन करा दिया। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कराना। यहां पे क्या आ गया, NO2 आ गया, बेंजीन में क्या आ गया, NO2 आ गया। NO2 को हमने क्या कर दिया, रिडक्शन करा दिया, SN+HCl के साथ रिडक्शन करा दिया। आपका क्या बन गया, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया, एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार से आप एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपका 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप जितना लगे वो उस माध्यम से आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोइथेन। क्लोरोएथिन का मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन, 1 और 1 2, उसके साथ 1 क्लोरीन। ठीक है, वो क्या है, बना क्या रहा है, प्रोपेन 1 एमीन, मतलब 3 कार्बन वाले के साथ एमीन, प्रोपेन 1 नंबर पे NH2 दे दिया। तो देखो हमने सबसे पहले क्लोरोइथेन ले लिया, इसको KCN के साथ, 1 कार्बन को बढ़ा के करना है तो हमने KCN के साथ करा दिया। तो क्या आ गया, CN आ गया। तो कितना आ गया, 3 कार्बन आ गया। इसको हमने रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन कराने के बाद क्या होता है, CN जो होता है ना, वो CH2 NH2 में मतलब बन जाता है। तो ये क्या हो गया कि 2 कार्बन से देखो 1 2 3, यहाँ कार्बन तो हम लोग के पास 3 तो हो गया था, 1 2 और 3, लेकिन NH2 आ गया। तो यही तो बनाना था, क्या बनाना था, प्रोपेन 1 एमीन। देखो बहुत ही आसानी से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वन जो यही है, नेक्स्ट वन पहला नंबर जैसे बनाया उसी तरह है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन। देखो नाइट्रोबेंजीन है, ये क्या है, एनिलीन बनाना, मतलब रिडक्शन करा दो किसके साथ, SN+HCl के साथ आपका रिडक्शन करा दीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा। देखो यही करा दिए, SN+HCl, देखो डायरेक्टली क्या बन गया, एनिलीन आपका बन गया नाइट्रोबेंजीन से। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका क्या कर रहा है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। किसको बनाना है, बेंजोइक एसिड से एनिलीन। तो बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाने के लिए आपको एक रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम है हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सबसे पहले आप बेंजोइक एसिड को, बेंजीन में COOH को ले लिए, इसको NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजामाइड बन जाएगा। बेंजीन में CONH2 आ जाएगा। जैसे CONH2 आएगा, इसको क्या कर दीजिए, Br2NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए, जिसको हम लोग किस नाम की रिएक्शन से जानते हैं, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये डायरेक्टली यहां से CO को निकाल फेंकता है और क्या बच जाता है, यहां पे NH2 बच जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कर दिए, एनिलीन का फॉर्मेशन कर दिए। कहां से, आप बना दिए बेंजोइक एसिड से एनिलीन का फॉर्मेशन कर दिए। बहुत ही आसान था आपका, एनिलीन एनिलीन सभी क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, मतलब बेंजीन में NH2 से बेंजीन में CH2OH तक ले जाना है। तो 2 मेथड से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन इसमें स्टेप ज्यादा लगेगा। पहले हमने एनिलीन को NaNO2+HCl डाला तो NaCl बन गया, BDC बन गया। ठीक है, फिर CuCl KCN डाले, सेंड मेयर रिएक्शन, तो साइनोबेंजीन बना दिए।
ठीक है। साइनोबेंजीन को हम लोग फिर से हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक मीडियम में तो बेंजोइक एसिड बना दिया। बेंजोइक एसिड को हम लोग रिडक्शन करा देंगे वाटर के प्रेजेंस में तो बन जाएगा CH2OH बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा CH2OH। तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। अगर ये आपको सुविधाजनक ना लगे तो आप दूसरे मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों लंबा ही मेथड इसमें होगा। एनिलीन लिए, इसको क्या कर दिए कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करा दिए, BDC बना दिए। BDC को हम लोग H3PO4 के साथ H3PO2 के साथ रिएक्शन करा के वाटर डाल दिए तो ये क्या बन दिया, बेंजीन बन गया। बेंजीन को हमने क्या कर दिया, फ्राइडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन रिएक्शन करा दिए एनहाइड्रस ClCl3 प्लस CH3Cl के साथ, तो यहाँ CH3 आ गया। फिर CH3 को क्या करा दिए, आपको क्लोरिनेशन करा दिए, मतलब Cl2 लगवा दिए सनलाइट के साथ, तो यहाँ Cl आ गया। फिर KOH एक्वाइस डाल दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, कुल मिला के सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इस प्रकार से अगर आप सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हो तो 100% आपको गारंटी देते हैं कि 35 में 35 नंबर लाने में आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना है, अपने मित्रों को शेयर कर देना है और कमेंट जरूर करना है ताकि हम और भी नया वीडियो आपके लिए बनाते रहें। अदरवाइज नहीं बनाएंगे, आप नहीं बोलिएगा तो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट सभी को, बाय बाय, गुड नाइट।